मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। और ब्लड एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। ये किस में आती है? ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स में आती है ब्लड, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड या फोर्थ। आपको जो ये सभी टॉपिक्स है वो क्लियर करने ही पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से आगे जाकर के बीमारियां जो होती है ब्लड में वो भी आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो ब्लड के बारे में आज हम मेनली ब्लड में प्लाज्मा को पढ़ेंगे। अब ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है वो हम पढ़ेंगे अभी जस्ट। तो ब्लड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड हमारे शरीर में बहती है। मतलब अगर कोई आदमी है और अगर कोई जानवर है, दोनों के शरीर में ब्लड बहती है, दोनों के बॉडी में ब्लड होती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन की, मतलब जानवर की नहीं बात कर रहे हैं, हम आदमी की बात कर रहे हैं। चाहे वो औरत हो या फिर वो पुरुष हो, दोनों के बॉडी में ही ब्लड होता है। और जो दोनों की जो बॉडी की जो ब्लड होती है वो एक ही प्रकार का बना होता है, मतलब कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की स्पेलिंग क्या है? COMPOSITION। कंपोजिशन का मतलब होता है जिस चीज से, जो सामग्री हम जैसे हम यूज करते हैं खाने में, वैसे ही जो सामग्री से ब्लड बनी हुई है वो दोनों में सेम होती है, ठीक है। और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में लगातार बहता रहता है जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक। और ब्लड को पूरे शरीर में एक तरह से रेगुलेट करना, जो बहती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेगुलेट। उसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है हमारा हार्ट, मतलब कि हमारा दिल। हम जानते हैं कि दिल धड़कता है, मतलब पंप करता है। पंप की स्पेलिंग क्या हो गई? PUMP। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, पंप की स्पेलिंग हो गई PUMP। और जो हार्ट है वो पंप करता है, उसमें पंपिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो उस पंपिंग एक्शन की वजह से ब्लड पूरे बॉडी में रेगुलेट करता है। तो आपको स्पेलिंग के साथ साथ उसका मीनिंग भी समझना है और उस वर्ड को आपको कैसे यूज करना है। जब आप बोलते हैं मेडिकल टर्म में तो आपको अच्छे से कोई इंग्लिश वर्ड को यूज करना है, ताकि वो जो लाइन का जो एक तरह से क्लियर मतलब होगा वो बहुत अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। तो हार्ट की वजह से, हार्ट एक पंपिंग एक्शन करती है जिसकी वजह से ब्लड पूरे बॉडी में रेगुलेट होता है, ठीक है। तो जब पूरे बॉडी में वो रेगुलेट होता है तो उससे क्या होता है? तो वो जब पूरे बॉडी में रेगुलेट होता है तो पूरे शरीर में घूम घूम करके वो पोषक तत्व को पहुंचाता है हर एक कोशिका को और हर एक अंग को। हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग हैं और वो बहुत सारे अंग छोटे छोटे कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर के अंग को बनाते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि फिर ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ है, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होता है और हल्का सा चिपचिपा भी होता है। एक तरल पदार्थ है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि मनुष्य जो है वो जीवित है तो ब्लड भी क्या हो गई? ब्लड भी लिविंग थिंग हो गई, ठीक है। तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या क्या बहती है और ये शरीर में अंगों को क्या क्या पहुंचाता है? तो शरीर में अंगों को पहुंचाता है ऑक्सीजन, जो हम सभी जानते हैं हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व, बहुत ज्यादा जरूरी है वो पोषक तत्व हर एक अंग को, क्योंकि जब हम खाते हैं तो वो फिर क्या होती है? वो फिर अवशोषित होकर के ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाती है और फिर वो सभी अंगों तक पहुंचती है, और जिससे कि सभी अंग स्ट्रांग होते हैं, ताकतवर होते हैं और ऊर्जा हमें मिलती है जिससे कि हम काम करते हैं। तो पोषक तत्व पहुंचता है ब्लड के कारण। और क्या पहुंचता है? हार्मोन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब बहुत सारी ग्रंथियां हैं। अब ग्लैंड की स्पेलिंग क्या होगी? GLAND, ठीक है। ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड है जिससे कि हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स हम उसको बोलते हैं जो ग्लैंड से निकलते हैं, जो ग्रंथियां से निकलती है, और वो तरल पदार्थ वो भी होते हैं, मतलब फ्लूइड होता है, वो लिक्विड होता है, उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। जिसके कारण हमारे शरीर, जैसे कि हमारा जब विकास होता है तो हार्मोन्स के कारण होता है। लड़कों में मूंछ आती है, दाढ़ी आती है तो हार्मोन्स के कारण होती है। और फीमेल में अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो हार्मोन्स के कारण होता है। हमारी जो हाइट बढ़ती है वो हार्मोन्स के कारण होती है। तो ये जो सभी हार्मोन्स है वो ब्लड में ही मिक्स होते हैं और ब्लड ही उसको सभी अंगों तक पहुंचाता है। और उसका जो टारगेट ऑर्गन होता है, मतलब टारगेट अंग जहां पे वो उसको पहुंचना है, ब्लड के कारण ही वो वहां पे पहुंचती है, जिससे कि हमारे शरीर का विकास होता है और बहुत सारी क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, मतलब फंक्शन होते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद है हीट। देखिए
हमारे शरीर में जब सभी अंग काम करते हैं तो क्या होती है, तो हल्का हल्का ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा के कारण क्या होता है, हीट पैदा होता है। तो हीट को भी, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो पूरे बॉडी में एक जैसा रहे, वो ब्लड के कारण ही हो पाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज एंड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, देखिए हमारा जो बॉडी है उसमें मौजूद होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के भी कुछ कुछ सेल्स होते हैं, उसकी भी कुछ कुछ कोशिका होती है। उस कोशिका को और एंटीबॉडीज, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी चीज से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एक तरल पदार्थ को रिलीज करता है, और जो वो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को भी ब्लड अपने साथ ही पूरे बॉडी में रेगुलेट करता है, उसका रेगुलेशन करवाता है, ताकि हमारा बॉडी आने वाले बीमारियों से बच सके। तो वो क्या करता है, वो ब्लड ही होता है जो अपने साथ मिक्स करके एंटीबॉडी को पूरे शरीर में इस एंटीबॉडी को घुमाता है। तो क्या हो गई, ब्लड एक बहुत ज्यादा काम की चीज है, जो सभी चीजों को अपने साथ लेकर के पूरे बॉडी में घूमती रहती है, और उसको घुमाने वाला कौन होता है, हमारा हार्ट। अब आपको समझ में आ गया। इसके बाद है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स। देखिए जैसे कि हमारा जब हाथ कट जाता है तो थोड़ी देर बाद वहां पे खून जम जाता है। अब ये भी एक फंक्शन है, वो ब्लड की ही फंक्शन है। ब्लड में मौजूद फिब्रिनोजिन होता है, कौन सी, फिब्रिनोजिन, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिब्रिनोजिन होता है जो कि खून को जमाने में बहुत ज्यादा कारगर है। तो फिब्रिनोजिन होती है जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये जो फिब्रिनोजिन है वो ब्लड में ही मौजूद होती है, हमारे खून में ही मौजूद होती है, जिसके कारण खून जमता है, ठीक है। और वेस्ट, हम सभी जानते हैं कि अगर जो हमारा अंग है वो ऑक्सीजन लेगा, वो अगर पोषक तत्व लेगा तो उससे कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो उस वेस्ट को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। और हमारा जो ब्लड है वो इस वेस्ट को श्वसन अंगों तक लेकर के जाता है, मतलब हमारे फेफड़े तक लेकर के जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े से फिर बाहर निकल जाता है। तो ये जो सभी काम है वो कौन करता है, वो करता है ब्लड। अब ब्लड का कलर कैसा है, आप ये समझ रहे होंगे कि ब्लड का कलर लाल है, नहीं। ब्लड का कलर देखिए, अगर ये ट्यूब है, समझिए ये अगर ट्यूब है, अगर हमने रखा इसमें ब्लड, ठीक है, तो जो ब्लड का कलर है वो स्ट्रॉ कलर्ड है, मतलब STRAW, स्ट्रॉ कलर है। स्ट्रॉ कलर का मतलब क्या होता है, हल्का पीला कलर है ब्लड का, ठीक है। अब हल्का पीला कलर है, और आप तो सोच रहे होंगे कि ब्लड का कलर तो लाल है। लाल ब्लड का कलर नहीं है, रेड क्या चीज का कलर है, इसमें पाई जाती है कोशिका, ब्लड में मौजूद कोशिका होती है, उसको हम बोलते हैं RBC, ठीक है। उसका कलर RBC हो गई, WBC हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। इस RBC के कारण इसमें जो रेड कलर की होती है वो होती है कोशिका, जो कि ब्लड में मौजूद होती है, और उसी RBC के कारण ब्लड का कलर लाल दिखता है। लेकिन ब्लड का जो असली कलर होता है वो होता है स्ट्रॉ कलर, हल्का सा पीला। ब्लड में दो चीजें मौजूद होती है, पहला क्या है, पहला है प्लाज्मा। अगर हम यहाँ पे ब्लड लिखें, ब्लड, तो इसमें दो चीजें मौजूद होती है। पहला है प्लाज्मा, स्पेलिंग नोट करते जाए, PLASMA, ठीक है, पहला है प्लाज्मा। और दूसरा क्या है, दूसरा है ब्लड सेल, BLOOD, ब्लड, CELL, ब्लड सेल, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है वो है 55%, और जो ब्लड सेल होती है वो होती है 45%। समझ गए कि ब्लड में ये दो चीजें मौजूद होती हैं। अब अगर हम एक ट्यूब लेते हैं, मान लीजिए ये ट्यूब है, ठीक है, और इसमें हमने खून निकाला अपना और इसके अंदर डाला, तो यहाँ तक अगर है पूरा ट्यूब भरा हुआ, तो यहाँ पे आपको रेड रेड कलर का नीचे की तरफ जमा हुआ दिखेगा, रेड रेड कलर का, और यहाँ इतना जो पोर्शन होगा वो हल्का पीला दिखेगा। तो ब्लड तो पीला है, लेकिन ब्लड में मौजूद जो ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें RBC हो गई, WBC और प्लेटलेट्स, वो फिर नीचे जम जाती है। तो जो नीचे जम जाती है वो किस कारण से जमती है, अगर हम ट्यूब को खड़ा कर दे कुछ समय तक तो वो नीचे जम जाएगी, तो होता है ग्रेविटी के कारण। पहला क्या हुई, ग्रेविटी के कारण अलग हो गई प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों। तो पहला हो गया ग्रेविटी के कारण, और दूसरा किस कारण से हम अलग कर सकते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को। पूरा तो ब्लड ही है, मगर ब्लड में मौजूद अगर हमको ये रेड रेड वाला पोर्शन हटाना होगा तो हम कैसे हटाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से हम हटा सकते हैं। किसके माध्यम से, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्पाइनिंग, SPINNING,
ठीक है। तो ये जो दो चीजें हम कर सकते हैं, पहला तो ग्रेविटी के कारण अगर कुछ नहीं करना है तो नॉर्मली इसको खड़ा कर देंगे, तो नीचे की तरफ आरबीसी यानी कि ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी होगी डब्ल्यूबीसी होगी, वो नीचे की तरफ इसके बॉटम में जम जाएगी। और दूसरा हम सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो ब्लड है वो क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है। पहला तो ये कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, मतलब सभी अंगों का एक टेम्परेचर होता है और हमारा बॉडी का भी एक टेम्परेचर है। देखिए जो मेल होते हैं उनका जो स्क्रॉटम होता है, जो टेस्टीज होती हैं वो स्क्रॉटम में, ये जो टेस्टीज होती है ये स्क्रॉटम में होती है और वो शरीर से बाहर होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो बॉडी के बाहर होता है। सेम इसी तरह हमारे बॉडी को भी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी के सभी अंगों के लिए जो टेम्परेचर मौजूद रहना चाहिए वो कौन मेंटेन करता है, वो ब्लड मेंटेन करता है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, ब्लड का फंक्शन क्या है, पहला कि टेम्परेचर को मेंटेन करे, ठीक है, पहला टेम्परेचर को मेंटेन करे। और ब्लड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कितना गाढ़ा होना चाहिए और वॉल्यूम का मतलब होगा उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये सभी जो मेंटेन होता है हमारे बॉडी में, वो ब्लड खुद पे खुद करती है, एक प्रोसेस के कारण मेंटेन होता है। वो प्रोसेस कौन सा है, वो प्रोसेस है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। अब आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको याद दिला दूं कि हमने क्या पढ़ा था, हमने दो चीजें पढ़ी थी। ब्लड के अंदर क्या आती है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितनी होती है, 55%। 55% क्या होती है, प्लाज्मा, और 45% ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा के बारे में, जो कि 55% है। प्लाज्मा क्या थी, प्लाज्मा येलो कलर की थी, जो ब्लड सेल्स नीचे जम जाता है और ऊपर में वो येलो कलर की बच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर भी कोई कोई चीजें आती है, मतलब उसमें भी कुछ कुछ चीजें घुली हुई होती है। क्या वो पीला कलर में, तो हाँ, उस पीले कलर में भी कुछ कुछ चीजें घुली हुई होती है, कुछ पदार्थ घुले हुए होते हैं, और उसको हम क्या क्या बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहला क्या होगा, पहला होगा प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर पहला आता है प्लाज्मा प्रोटीन। द फर्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन। अब स्पेलिंग लिखिए, PLASMAPROTEIN, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर भी क्या कुछ आता है, मतलब अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन है तो उसके अंदर में भी क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। उसके अंदर में पाई जाएंगी, पहला है एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और तीसरा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें मेनली मैंने आपको बताया था कि फिब्रिनोजेन आ जाता है, FIBRI, फिब्रिनोजेन। चलिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लाज्मा के अंदर भी एक चीज आती है जो कि होती है प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या क्या आती है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। देखिए ब्लड जो बहती है उसकी जो रफ्तार है वो नली से बहती है। खून की नली होती है पूरे शरीर में इस तरह पतली पतली सी, ठीक है। तो एक होती है लाल कलर की और एक होती है नीली कलर की, क्योंकि अगर आप डायग्राम कभी देखे होंगे, कभी आपने देखा होगा, वो चार्ट जो बना हुआ आता है मार्केट में मिलता है आपको, तो उसमें बॉडी बनाई जाती है ह्यूमन की, और उसमें एक साइड रेड कलर और एक साइड ब्लू कलर दिखाया जाता है। अब उस रेड और उस ब्लू का क्या मतलब है, देखिए जो रेड वाली होती है उसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है, मतलब वो होती है आर्टरी। अब उसकी स्पेलिंग क्या होगा, ARTERY, आर्टरी, जिसमें शुद्ध खून बहता है। और ये जो शुद्ध खून है ये बॉडी के सभी अंगों को अच्छे से मिलता है, और उसके साथ साथ उसमें पोषक तत्व होते हैं जिनका यूज करते हैं सभी अंग। बॉडी में जितने भी अंग है उनका यूज करते हैं और कुछ ना कुछ वेस्ट निकालते हैं। तो वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड है वो फिर से शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाती है, मतलब हमारे फेफड़े में जाती है ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड है वो नीली नीली आपको दिखाई जाती है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो शुद्ध ब्लड है वो लाल कलर की दिखाई जाती है एक साइड से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है वो नीली कलर की होती है, मतलब वो अशुद्ध खून है, ठीक है। तो जो अशुद्ध खून होते हैं उसको हम बोलते हैं वेन्स। वेन्स से बहती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, और आर्टरी से बहती है यहाँ पे ऑक्सीजन वाली। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो मैं डिटेल में अभी इस लेक्चर में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले सारे लेक्चर्स में आपको बताया है कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो एक
अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, जिसमें आर्टरी में अशुद्ध खून बहते हैं और वेन्स में शुद्ध खून बहते हैं, लेकिन ज्यादातर वेन्स में अशुद्ध खून बहते हैं और ज्यादातर आर्टरी में शुद्ध खून बहते हैं, मतलब ऑक्सीजन वाली आर्टरी और कार्बन डाइऑक्साइड वाली वेन्स। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो खून की नली है उसमें से ब्लड बह रही है, तो जो ब्लड खून की नली में से ही क्यों बहती है, वो इधर उधर रिसती क्यों नहीं है, इधर उधर टिश्यू में जो हमारे अंग होते हैं, उत्तक, टिश्यू का हिंदी क्या होता है, उत्तक, ठीक है, स्पेलिंग क्या हो गई, TISSUE। तो ये जो टिश्यू है इसका मतलब होता है उत्तक। तो बहुत सारी कोशिका मिलकर के, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर के उत्तक बनाते हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर के फिर अंग का निर्माण करते हैं। अब समझिए, सेल हम किसको बोलते हैं, एक ऐसी गोल सी स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, जिसको हम सेल बोलते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे कोशिका मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे अगर सेल्स मिल जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे उत्तक। और बहुत सारे उत्तक इस तरह मिलकर के क्या बन जाते हैं, अंग जिस तरह का हमारा होता है उस तरह की बनावट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। तो ये बहुत सारे सेल्स मिलकर के ORGAN, ठीक है, GAN, ऑर्गन बना लेते हैं। तो ये हो गया। तो ये आप समझ गए कि सेल्स से मिलकर के फिर टिश्यू जिसको हम उत्तक बोलते हैं, और फिर उत्तक से मिलकर के ऑर्गन जिसको हम अंग बोलते हैं। तो मेन जो एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है, वो क्या है, सबसे छोटी सेल्स होती है, उसके बाद टिश्यू हो गई, उसके बाद ऑर्गन हो गई। तो ये जो ब्लड बह रही है, ये जो ब्लड बहती है इसमें एक रफ्तार में बहती है, वो इधर उधर नहीं रिसती है। वो किस कारण से, प्लाज्मा प्रोटीन के कारण से। अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो क्या होता है, तो जो हाथ और पैरों में जो सूजन की समस्या आती है, बॉडी में पानी भरने की समस्या आती है, किसी लोगों को आपने देखा होगा कि उनके बॉडी में पानी आने लगता है, मतलब बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, बोलता है बॉडी में पानी हो रही है। तो प्लाज्मा प्रोटीन की कमी के कारण ही वैसा होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें से ये जो प्लाज्मा है वो रिस करके फिर जाकर के इसके आसपास की जो टिश्यू होती है उसमें जाकर के जमा होने लगती है। आसपास से भी कुछ बनावट होंगी, आसपास की भी कुछ बनावट होंगी, तो जाकर के उसमें वो इकट्ठा होने लगेंगी, जिससे कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मतलब पानी भरने लगेगा। एक्यूमुलेशन का स्पेलिंग मैंने आपको बताया था, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन, ACCUMULATION, मतलब पानी का वहां पे जमाव होना, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। तो इसके कारण ही एक रफ्तार में ये बहती है और इधर उधर नहीं रिसती है। हमारे खून की नली में ही वो एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचती है, पूरे शरीर में घूमती रहती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन के कारण ही ऐसा हो पाता है। और एल्बुमिन भी इसी तरह का काम करता है, इसका साथ देता है, ठीक है, दोनों का काम सेम है। उसके बाद बारी आती है ग्लोब्यूलिन की। अब ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन में क्या डिफरेंसेस है, जो भी बॉडी में हमारे बाहर से बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी आते हैं उनको खत्म करने का काम ये ग्लोब्यूलिन करती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये जो भी हार्मोन्स होते हैं और जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स की स्पेलिंग क्या हो गई, MINERAL, मिनरल सॉल्ट्स, जो भी मिनरल सॉल्ट्स होते हैं उनको ये बॉडी में घुमाने का काम कौन करता है, ग्लोब्यूलिन करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है हमारे बॉडी को। आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद है क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब अगर हमारा हाथ कट जाता है तो थोड़ी देर बाद वो वहां पे खून जम जाता है और फिर खून बाहर नहीं निकलता है। उसमें कौन अहम भूमिका निभाता है, उसमें अहम भूमिका निभाता है हमारा फिब्रिनोजेन। ये क्या करती है, ये खून को जमाने में मदद करती है। प्लाज्मा प्रोटीन के बाद अब क्या बारी आती है, अब बारी आती है दूसरे नंबर में किसकी, दूसरे नंबर में इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है, स्पेलिंग देखिए, ELECTROLILYTES। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आ गया, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सभी आ गए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ में प्लस साइन है और कुछ में माइनस है, कुछ में 2 मैंने लिखा है। इसका मतलब ये होता है, ये केमिस्ट्री क्लास नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है कि सोडियम की जो वैलेंसी होती है, मतलब यहाँ पे अगर ऑर्बिट होता है, हम सभी जानते हैं कि ऑर्बिट में बीच में क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है और उसके आसपास घूमती है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो भी अगर सोडियम है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी और इस तरह वाले ऑर्बिट को, ठीक है। तो वहां पे प्लस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, इसने 2 दिया है इसलिए 2, ठीक है, 2 प्लस, क्योंकि इसने अपना दे दिया है। ये एक लिया है, इसका मतलब जो क्लोराइड है वो एक इलेक्ट्रॉन
वापस में कर्ज लिया है किसी से, किसी ऑर्बिट से, तो यहाँ पे माइनस है क्योंकि इसने 1 लिया है, इसने 2 दिया है, इसलिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। ये मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या चीज़ें होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड होती हैं। तो ये सभी क्या करती हैं? ये सभी हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है। अब ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.35 से लेकर के 7.45। इस ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है। अब पीएच का वैल्यू क्या होता है? पीएच का मतलब होता है, जिस तरह हम स्केल यूज करके मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी क्वेश्चंस का, उसी तरह एक पीएच स्केल सेट किया गया है जिसमें बीच में होता है 7, इधर हो गया 6, इधर हो गया 5, इधर हो गया 4, ठीक है, 3, 2, 1, ये मैंने छोटा बनाया, और इधर हो गया 8, 9, 10। ठीक है, तो अगर 7 से ऊपर जाता है, मतलब अगर कोई भी चीज को अगर हम मापते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं, तो 7 से अगर ऊपर जाता है तो हम मानते हैं कि वो बेसिक है। बेसिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो क्षारीय है, या फिर वो अल्कलीन है। बेसिक और अल्कलीन दोनों सेम होता है। स्पेलिंग क्या होती है अल्कलीन की? ALKALINE, अल्कलीन या फिर बेसिक, BASIC, बेसिक। ठीक है, बेसिक या अल्कलीन जब 7 से ऊपर होता है, और अगर 7 से नीचे होता है, इसका मतलब होता है कि वो एसिडिक है, मतलब वो अम्लीय है। ठीक है, तो एसिडिक नहीं है ब्लड हमारा हल्का सा अल्कलीन है, हल्का सा वो बेसिक है। तो यहाँ पे जो 7.35 से लेकर के 7.45 जो ब्लड की पीएच है, उसको मेंटेन करती है इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये जो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सभी हमारे ब्लड को, हमारे मसल्स को, हमारे ब्रेन में जो इम्पल्स यानी कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उन सभी में ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद बारी आती है तीसरा, न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स में हम सभी जानते हैं कि जो भी पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के माध्यम से ही पूरे बॉडी में घूमते हैं, वो हमारी छोटी आंत में अवशोषित हो जाती है, उसके बाद जाकर के वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, और फिर वो सभी अंगों तक पहुंचती है ब्लड। उसके बाद ब्लड क्या करती है? पोषक तत्व अंगों तक पहुंचा देती है, और वो अंग अपना काम कर लेते हैं, और उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बाद आ गया हमारा हार्मोन्स। अब हार्मोन्स भी बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, 4th पॉइंट है ये हार्मोन्स। और ये सभी किसके अंडर है? ये सभी है प्लाज्मा प्रोटीन के अंडर, सॉरी ये सभी है प्लाज्मा के अंडर। प्लाज्मा के अंडर हमने क्या क्या पढ़ा है? प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा है, न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स है, मतलब ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि होती है, उससे हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हार्मोन्स ब्लड में मिक्स होकर के पूरे बॉडी में घूमते हैं, जिससे शरीर की बनावट तय होती है। कोई लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसमें किस तरह के हार्मोन निकलने चाहिए समय समय पर। उसके बाद वो हार्मोन निकलती है, और वो हार्मोन निकलने के बाद फिर ब्लड में मिक्स हो जाती है, और फिर वो पूरे बॉडी में घूमती है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, या फिर हमारे बॉडी में कोई परिवर्तन आता है। 5 पॉइंट वेस्टेज। वेस्टेज का 6 पॉइंट गैसेज। देखिए वेस्टेज में क्या क्या आ गया? यूरिया हो गई, क्रिएटिनिन हो गई, और यूरिक एसिड हो गई, जो कि वेस्ट निकलती है, और ये सभी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद निकलती है। मतलब अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में, अगर प्रोटीन का पाचन होता है, अगर प्रोटीन हम कुछ खाते हैं और उसकी पाचन की क्रिया हो जाती है, तो क्या क्या निकलती है? तो निकलती है यूरिया, क्रिएटिनिन, CREATININ, ठीक है, क्रिएटिनिन, और यूरिक एसिड। और ये कहाँ पे वेस्ट निकलता है? ये सभी जो वेस्ट है वो लीवर में निकलती है, और फिर वहां से ब्लड के माध्यम से ये किडनी तक पहुंचती है, ताकि बॉडी उसको बाहर निकाल सके, किडनी के माध्यम से किडनी उसको बाहर निकाल सके। ठीक है, तो जो वेस्ट होती है, इन सभी के अलावा और कौन सा वेस्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है, जो भी ब्लड में मौजूद रहती है, वो भी मौजूद रहती है, और ये सभी मौजूद रहते हैं। और फिर लंग्स से, ये फिर लीवर से उसके बाद जाती है किडनी तक, और फिर किडनी इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो वेस्ट में ये चीजें हो गई। उसके बाद आती है बारी गैसेस की। गैसेस में क्या क्या होते हैं? हम जानते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन डायरेक्टली प्लाज्मा में घुल नहीं पाती है। सिर्फ 2% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में घुलती है, और उसके बाद जो बाकी 90% होते हैं, और 90 से बहुत ज्यादा, उसके अलावा भी 90 से 92% तक जो होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? आरबीसी, यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है इसमें मौजूद होती है एक आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उसमें मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन में जाकर के इतनी चालाक होती है ऑक्सीजन
कि जा करके उसमें चिपक जाती है, उसके माध्यम से वो ब्लड में प्लाज्मा में फिर घुली रहती है और इस ब्लड सेल्स के सहारे ये प्लाज्मा में रहती है और फिर पूरे बॉडी में घूमती रहती है। ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड फिर पीछे क्यों रहे, वो भी क्या करती है, वो भी फिर बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब BiCarbonate बाइकार्बोनेट आयंस में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट होकर के वो भी घूमते रहती है पूरे बॉडी में। जो जब ऑक्सीजन आरबीसी के साथ, यानी कि जो ब्लड सेल्स है इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन है, तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के चिपकती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं OXY ऑक्सी हीमो HAEMO हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। स्पेलिंग देखिए OXYHAEMOGLOBIN, मतलब ये ब्लड सेल्स में जो मौजूद होती है हीमोग्लोबिन, उसमें जाकर के ये चिपक जाती है और उसके बाद इतनी चालाकी से ये फिर प्लाज्मा में घुली रहती है। तो ये सभी चीजें होती है प्लाज्मा के अंदर। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सी पहली है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर 3 चीजें आती हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, देन न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद आती है हार्मोन्स, देन वेस्टेज एंड देन गैसेस। ये जो 6 चीजें हैं वो किस में रहती है, वो प्लाज्मा में रहती है, प्लाज्मा में वो मिक्स रहती है, फिर प्लाज्मा में ही वो मिक्स होकर के पूरे बॉडी में घूमती रहती है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आज जो प्लाज्मा के अंदर में हमने पढ़ा है वो क्या चीजें हैं और वो किस तरह होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, जिसमें आरबीसी होती है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स है, WBC है उसमें भी टॉपिक है, और फिर प्लेटलेट्स है उसके बारे में भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मैं अगले लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।